Hello students, in this particular lecture we are going to study about laws of chemical combinations. Okay, and in previous lectures we have studied how to balance chemical equation, how to write formula. So we'll carry on with the topic laws of chemical combination, है ना. तो देर आर सर्टेन लॉज, कुछ ऐसे लॉज हैं जो मतलब कोई पर्टिकुलर रिएक्शंस जो होते हैं उनके बेस पे बनाया गया है. तो जो सबसे फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना. इनके डेफिनेशन जो है वो इट विल बी डिस्प्लेड. आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द टॉपिक्स. क्या है इस टॉपिक का मतलब, किस लॉ को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो सबसे फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मैंने बैलेंसिंग के टाइम पे भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर में कोई रिएक्शन करा रहे हो ए और बी का, जिससे कि कोई प्रोडक्ट मिलना है सी एंड डी. तो मान लो कि हमने जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी का जो मास था वो सपोज करो कि 60 ग्राम था. ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हुआ. अब देखो, रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो हो गया. कंप्लीट का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया. ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ए और बी खत्म होकर सी और डी बन गया. ऐसा भी हो सकता है कि ए बी कुछ बचा हुआ है और सी और डी भी बना है. एनीथिंग इज पॉसिबल. ऐसा भी हो सकता है कि ए कंप्लीटली कंज्यूम हो गया और बी जो है वो बचा हुआ रह गया, सी और डी बना है. इन एनी कंडीशन, वो सब आगे हम लोग सीखेंगे. इन एनी सिचुएशन एक बात फिक्स है कि जो कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो, अगर उस कंटेनर में रिएक्टेंट्स आपने 60 ग्राम लिया था तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन भी जब आप उस कंटेनर में मास चेक करोगे तो वो 60 ग्राम ही रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो मास घट के 10 ग्राम, जब तक कि वेट लॉस नहीं हो रहा हो, जब तक कि मास लॉस नहीं रहा हो. मास लॉस का मतलब ऐसा हुआ कि मान लो आप किसी ओपन कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हो और कोई गैसियस फॉर्म था तो वहाँ से निकल गया. तो अगर गैसियस फॉर्म के फॉर्म में निकल गया तो फिर वो मास आपको कम मिलेगा. लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ क्लोज्ड कंटेनर की. तो मास विल बी ऑलवेज कंजर्व. और अगर कंटेनर ओपन है तो भी जो गैस रिलीज हो रहा है, वो जो गैस रिलीज होगा वो मास तो हम देखेंगे ही, तो भी मुझे जो ओवरऑल मास है वो हमेशा क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो मतलब एक सिस्टम का मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. और इसीलिए हम लोग रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं. मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी जो है, प्रीवियस लेक्चर आप चेक करो, उसमें भी मैंने इसका एक एग्जांपल दिया है. जैसे कि एग्जांपल वापस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. सपोज करो कि हमने रिएक्शन लिखा है C प्लस O2 गिव्स CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. अब इस रिएक्शन को अगर हम चेक करें, दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन. तो यहाँ पे कार्बन का वेट कितना है 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना है 32. तो आपने टोटल वेट कितना लिया है 44. ठीक है, और इधर कितना वेट है CO का, देखो CO का वेट है 12 प्लस ऑक्सीजन का वेट है 16. तो ये टोटल वेट हो गया आपके लिए कितना 28. तो क्या दोनों साइड मास सेम है? नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं. C प्लस O2 गिव्स CO. अब देखो इधर एक CO है इधर 2 है तो इसको हाफ कर दो, है ना. मैंने बताया था आपको कि आप इसको हाफ कर दें. आप अगर चाहते हैं कि फ्रैक्शन में नहीं रखना है तो आप इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा 2C प्लस O2 गिव्स 2CO. देख लो, है ना. अच्छा, अब दोनों साइड से मास चेक करो. अगर हम इससे चेक करते तो कार्बन का मास क्या है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 इंटू हाफ. तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू हाफ हो जाएगा 16. तो ये 28 और इधर भी कितना मास आ जाएगा 28. तो ये इक्वल हो गया. या तो आप यहाँ से चेक कर लो, कार्बन का मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 24, है ना. और ये कितना हो जाएगा 32. तो ये मास हो जाएगा आपका 32 प्लस 24, 32 प्लस 24 हो जाएगा 56. और ये कितना हो जाएगा
2 इंटू 28, ये भी कितना हो जाएगा 56। तो दोनों साइड जो आपको मास मिला वो कितना मिला 56। तो हम कहेंगे अगेन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ, इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, कोई भी रिएक्शन जब होता है तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स रेशियो में होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो H2 + O2 क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो अब जो H2O बन रहा है तो इसको बैलेंस कर देंगे, तो जो वाटर बना, ठीक है, अब ये बैलेंस कर दिया। अब जो वाटर बना इसका मतलब वाटर हमेशा 2:1 रेशियो में बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा 2:1, और इनका मास रेशियो हमेशा क्या होगा 2:16, दैट इज 1:8। तो वाटर का मास रेशियो हमेशा कितना रहेगा 1:8, और नंबर ऑफ एटम से जाए तो क्या रहेगा रेशियो 2:1। वाटर किसी भी सोर्स से प्रिपेयर करो, either it will be a tap water, either it will be a sea water, either it will be a rain water, any type of water, law of constant proportion is followed, that is hydrogen and oxygen will be present in ratio 2:1. Okay, next law is law of multiple proportion। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, तो ये दो लॉज तो आपके बुक्स एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड में भी गिवन है। अब हम बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा कि एक एलिमेंट का कांस्टेंट मास, ध्यान से समझना है, एक एलिमेंट का कांस्टेंट मास मतलब फिक्स मास। अगर आपने x ग्राम लिया तो x ग्राम ही रखना है थ्रू आउट। तो एक एलिमेंट का कांस्टेंट मास जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हो तो हमेशा वो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो एक फिक्स रेशियो में बढ़ेगा, वो हमेशा एक फिक्स होल नंबर रेशियो बियर करेगा। वापस सुनिए, इफ ए कांस्टेंट मास ऑफ एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ एनी अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 or more कंपाउंड, है ना, देन देयर मास विल इंक्रीज इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एक एग्जांपल देखो और आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है CO एक बना रहा है और एक CO2 बना रहा है। तो कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 डिफरेंट ऑक्साइड, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन का मास मैंने 12 फिक्स रखा है, यहाँ भी फिक्स रखा है 12। अब देखो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक से ज्यादा बना रहा है, तो ऑक्सीजन का मास 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32। तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया 1:2, देख लो। यही बोला मैंने कि जब एक एलिमेंट का फिक्स मास किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहा है तो उस एलिमेंट का मास हमेशा एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं सल्फर का, देखो SO2 SO3। तो इसमें आप देखो सल्फर को फिक्स कर दिया है हमने, ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन 48, 32 मतलब 2:3 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग ले लें यहाँ पे। एक एग्जांपल जैसे मान लो नाइट्रोजन का ले लो, N2O, N2O2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। तो नाइट्रोजन इतने सारे ऑक्साइड बनाता है ना, तो इसमें सब में किसका मास फिक्स है, नाइट्रोजन का हमने फिक्स रखा है, कितना 28। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। मैं आपको कमिंग लेक्चर में मास का लिस्ट और कैलकुलेशन ऑफ मास भी सिखाऊंगा, है ना। तो 14 2 जो 28 हो गया, सब में फिक्स। और ऑक्सीजन देखो 48, 64, 80। तो ये क्या रेशियो बियर किया 1:2, 2:3, 4:5। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ
दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब ये देखो, ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये अगेन बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट रहता है इसका, बहुत आराम से समझ ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन एक कंपाउंड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ CH4, दिस इज मीथेन, ठीक है, और कार्बन एक कंपाउंड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, दैट इज CO2। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि मैंने कार्बन का मास फिक्स रखा है दोनों में। अब आप इनका वेट रेशियो लीजिए, इनका वेट रेशियो, तो कार्बन का वेट 12 और हाइड्रोजन का वेट 4, तो ये आ गया 3/1, ठीक है। अब इसमें भी वही करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो तो ये हो गया 12/32, 12/32, तो ये हो गया 3/8, चेक करो, ठीक है। अब आप इन दोनों के वेट रेशियोज को का रेशियो लीजिए, मतलब हम ये चाहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो ले, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों को डिवाइड कर देंगे, कार्बन दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा 3/1/3/8, मतलब इंटू 8/3, तो 3 कैंसिल हो गए, ये रेशियो कितना आया 8/1। मतलब आपने क्या किया, कार्बन का वेट अपॉन हाइड्रोजन का वेट, कार्बन का वेट अपॉन ऑक्सीजन का वेट, ठीक है, और फिर हमने जो रेशियो लिया वो किसका हुआ, हाइड्रोजन का वेट अपॉन ऑक्सीजन का। कार्बन का दोनों तरफ 3 है तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8:1। अब देखो, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बना दो जो कि है वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाटर का वेट रेशियो निकालिए, वाटर जो बना है उसका वेट रेशियो निकालिए। तो वाटर में यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 16, दैट इज 1:8। तो क्या ये रेशियो 8:1 का ऑपोजिट है, उल्टा है? इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट हो जाना। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन फिक्स मास ऑफ ए, when fixed mass of A reacts with B and C to form two different compounds, then the weight ratio of compound formed by B and C will be the reciprocal of weight ratio of compound AB and AC, ठीक है। जब कोई एक मास, एक एलिमेंट का फिक्स मास किसी दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, तो जब बी और सी आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनका जो वेट रेशियो होगा वो इसमें प्रेजेंट ए बी और ए सी में प्रेजेंट वेट रेशियो के अपोजिट होगा। जो आप यहां से देख सकते हो कि यहां पर जो रेशियो आया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो 8:1 आया, और यहां जो कंबाइनिंग रेशियो आया वो 1:8 आया, ठीक है। नेक्स्ट जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडियाज ऑफ एटम्स की बात करेंगे, है ना। तो देखो एटम का डिस्कवरी, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का कैसे, जैसे आपको इतना पता होगा कि बेसिकली बहुत ओल्ड थ्योरी था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वही सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट्स है। लेकिन बाद में फर्दर स्टडीज में ये पता किया गया कि नहीं, एटम कैन बी डिसोसिएटेड इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे भी बताऊंगा। तो हमें पता चला कि एटम जो बना है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और कमिंग चैप्टर जो आपका चैप्टर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें इसके बारे में दिया हुआ भी है, थोड़े डिस्कवरीज भी हमें पढ़ने हैं। लेकिन अभी हम लोग जो है, क्योंकि फाउंडेशन का जो मेथड ऑफ टीचिंग है थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कोर्स कवर नहीं होगा या कुछ टॉपिक छूट जाएगा, बट थोड़ा ये जो रहेगा इसका जो ऑर्गेनाइज्ड वे है, इट विल बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एंड द वे ऑफ सेलेक्टिंग द टॉपिक्स ऐसा रखना है हमें कि आपको ईजिली सबको समझ में आता जाए, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ एटम। एटम्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है
कि हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, ठीक है। तो दो बातें यहाँ से मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक तो एटम जो है वो ब्रेक हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। और सेकंड हम आपको सिखा रहे हैं कि किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो देखो कोई भी एलिमेंट है अगर x, ठीक है, तो x अगर कोई एलिमेंट है तो यहां पे हम लोग लिखते हैं a और यहां पे हम लोग लिखते हैं z। x क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। a जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर, ठीक है। और z को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल एटम की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रल एटम, ठीक है। मैं आपको चार्ज एटम के बारे में भी, मतलब जिसको आयन कहते हैं ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। तब तो देखो ये जो जेड है ना, मतलब जिसको कि हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, तो जो एटॉमिक नंबर है ना इसको हम लोग कहते हैं, इसी के बराबर होता है एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इसी में होता है, इसी के बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसकी बात करें तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो गया? इज इक्वल टू हो जाएगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इधर लेते हैं। जैसे मान लो आपने लिया पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 90, ठीक है, और मास नंबर है 39। तो यहां पर अगर हम आपसे जेड पूछे तो जेड आप बोलोगे 19, पी पूछे तो पी आप बोलोगे 19, ई पूछे तो ई आप बोलोगे 19, और एन पूछे तो एन आप बोलोगे 20। देख लो, एटॉमिक नंबर 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन का नंबर 19 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोजन ले लो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 0। देख लो, ठीक है, 1 - 1 0 हो गया। तो ये बात है कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली कम से कम, है ना, अभी फिलहाल जस्ट फॉर फ्यू डेज आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20, है ना, एटॉमिक नंबर 1 to 20 का आपको मास और एटॉमिक नंबर 1 to 20 का मास वाइज एलिमेंट्स याद होना चाहिए, ताकि आपको जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए दिया जाए तो आप तुरंत फाइंड आउट कर सको। तो 1 to 20 जो है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये एलिमेंट्स हैं जिनका आपको मास, जैसे मास नंबर 1, 4, 7, 8, B11, 12, 14, 16, फ्लोरीन 18, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, या इसको आप 35 लिखेंगे, आर्गन 40, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। दिस इज द मास नंबर जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, और याद है होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आप याद होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो है मास नंबर, एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट्स भी याद होना चाहिए, ताकि आप इजीली यहाँ पे निकाल सकें। अगर हम आपको किसी भी एलिमेंट के लिए बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, किसी के लिए भी बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए सल्फर, तो सल्फर अगर बोले तो आप तुरंत लिख सकते हो सल्फर का इन्फॉर्मेशन। आप एटॉमिक नंबर कितना लिखोगे 16, प्रोटॉन कितना लिखोगे 16, इलेक्ट्रॉन कितना लिखोगे 16, न्यूट्रॉन कितना लिखोगे 16। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इफ एटम इज नॉट न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल नहीं है, अगर एटम पे कोई चार्ज है तो देखो, इफ एटम इज चार्ज्ड मतलब आयन, तो क्या होगा, सिर्फ देखो अगर चार्ज है तो फर्स्ट पॉइंट जो था एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो वैलिड है जैसे था वैसे ही। लेकिन जो हमने लिखा था नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वैलिड नहीं है। क्योंकि जब आप कहते हो चार्ज्ड, तो चार्ज्ड मतलब देयर इज टू थिंग्स, वन इज कैटायन पॉजिटिव एंड वन इज एनायन नेगेटिव। जब आप कहते हो कैटायन, तो इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप कहते हो एनायन, तो इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये सीखा था कि जब एटम न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ पी इक्वल टू नंबर ऑफ ई होता है। क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ पी इक्वल टू नंबर ऑफ ई, जब ये न्यूट्रल है। अब देखो अगर ये कैटायन बनेगा, तो अगर ये कैटायन बनता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, लॉस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर, जैसे मान लो कि हमने बोला कि A+2, A+2 का मतलब क्या हुआ, A 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर आप कहते हो B+, इसका मतलब क्या हुआ, B ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो इसका मतलब फॉर कैटायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने, समझो। अगर मैंने लिख दिया कैल्शियम 2+, तो कैल्शियम 2+ का मतलब एटॉमिक नंबर 20, तो प्रोटॉन भी कितना 20, और अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता 20, मतलब प्रोटॉन के नंबर के बराबर। लेकिन अभी इस पे +2 चार्ज है, इसका मतलब क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिख देंगे 18 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं
एनायन, तो अगर एनायन लिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि एनायन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर आप लिख रहे हो सल्फर -2, मतलब क्या हुआ कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन थे वो गेन किया। अच्छा, ये तो वैलिड है ही न्यूट्रल के केस में, ध्यान रखना। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते थे न्यूट्रल में, लेकिन चार्ज है तो मतलब लॉस और गेन, तो हमें उस तरह से चेंज करना है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर लिखा तो मैं सल्फर का एग्जांपल लेता हूं S-2, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो गया 16, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। क्यों? क्योंकि 2 बढ़ गया उसमें, 16 + 2। कैटायन में माइनस किए थे, लेकिन एनायन में वही क्या हो गया, एनायन में हमने प्लस किया। तो कैटायन एनायन में भी आपको आइडिया लग गया कैसे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स पहले एटॉमिक बेस देखेंगे, फिर हम लोग मॉलिक्यूलर बेस आएंगे कि मॉलिक्यूल में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जैसे मान लो कि अगर हमने पहला एग्जांपल लिया Ca2+, सल्फर -2, Cl-, Na+, Mg2+, ठीक है। उसके बाद कार्बन -4, उसके बाद N-3, ठीक है। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स अगर हम लिखते हैं तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन, पहले मैं निकालता हूँ एटॉमिक नंबर Z के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके लिए आपको सबका एटॉमिक नंबर फटाफट और मास नंबर याद होना चाहिए। तो देखो कैल्शियम, मैं बगल में उनका रिप्रेजेंटेशन भी लिख देता हूँ। कैल्शियम 2040, सल्फर 1632, क्लोरीन 3517, सोडियम 2311, मैग्नीशियम 2412, कार्बन 612, नाइट्रोजन 7 और 14। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इज 20, एटॉमिक नंबर इज 16, एटॉमिक नंबर इज 17, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 20, 16, 17, 11, 12, 6, 7। अब इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या बताया अभी कि अगर कैटायन है तो चार्ज को क्या करना है माइनस, और अगर एनायन है तो चार्ज को क्या करना है प्लस। ओनली मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड देखो वहां पे मैंने लिखा तो क्या था 16 + 2, अब इसको -2 करो तो 14 हो जाएगा ना। तो चार्ज नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस इसलिए लेते हैं कि हमें ये पता चले कि देयर इज 2 अपोजिट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन, प्लस और माइनस का न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करते कि कहीं माइनस है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। 2 इस पे चार्ज पूछा जाए तो कितना 2, इस पे चार्ज पूछा जाए तो कितना 2, लेकिन ये प्लस माइनस क्या बता रहा है कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्योंकि ये कैटायन है तो प्रोटॉन में माइनस कर दो उसको, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, प्लस कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ तो माइनस प्लस करके लिख देता हूँ। तो 20 - 2 18, 16 + 2 18, 17 + 1 18, 11 - 1 10, 12 - 2 10, 6 - 4 6 + 4 10, 7 + 3 10। तो देखो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लिए। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप देखो 40 - 20 इट इज
20, नेक्स्ट का 16, नेक्स्ट का 18, इसके बाद 12, उसके बाद अगेन 12, इसके बाद 6 और इसके बाद अगेन 7। ठीक है, तो इस तरह से आप सबका एटॉमिक नंबर ये एक टेबल के फॉर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड बेसिक आइडियाज ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।